हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, आज हम लोग सीक्वेंसेस चैप्टर में करने वाले हैं कोशीज सीक्वेंस को। और सीक्वेंसेस चैप्टर में सीक्वेंसेस के बारे में, मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में और सब सीक्वेंसेस के बारे में, और साथ में मैंने आपको कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स एंड कोशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कोशीज सीक्वेंस। तो कोशी सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा इजी सा टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई तो कोशी सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है मेरे पास, अ सीक्वेंस एक्सन इज सेड टू बी अ कोशी सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। इसका आप ध्यान रखना, जो के है वो डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन है, सच दैट मोड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन के। और यहाँ पर जो n और m होते हैं, यहाँ पर हम इनको जनरली विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम एज्यूम करते हैं कि जो n होता है वो m से बड़ा होता है। मतलब जो xn टर्म होगी वो xm टर्म से बड़ी होगी। तो अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी पॉजिटिव इंटीजर k के बाद अगर हम कोई n और m की वैल्यू लेते हैं, कोई भी n और m की वैल्यू लेते हैं हम, तो जब हम मोड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम करेंगे तो उन दोनों का बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, वो जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में कोई एक टर्म है और उस टर्म के बाद की हम कोई भी दो टर्म्स ले रहे हैं। ठीक है, कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में कोई एक टर्म है और उस एक टर्म के बाद की हम कोई भी टर्म्स ले रहे हैं, कोई भी दो टर्म्स, और उनके बीच का अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आ रहा है, मतलब वो एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलेंगे कोशी सीक्वेंस। अब इसी डेफिनेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मोड ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के एंड पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर ये जो दोनों मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट इनका जो मीनिंग है वो सेम ही है। जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो p है पहले वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर मेरे पास है क्या, एक n है और एक p है। n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर होता है यहाँ पे, और जो p होता है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर जो n है वो ग्रेटर देन k है, जैसे कि यहाँ पे था जो n है वो ग्रेटर देन k है। और यहाँ पर n में मैं जब p को ऐड करूँगा तो p नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, n जो वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर मैं जब p को ऐड करूँगा तो ये n से कोई बड़ी टर्म ही बनेगी ना, ठीक है, ये n से बड़ी टर्म ही बनेगी, यानी कि वो k से भी बड़ा ही आएगा। ठीक है ना, एक्स एन प्लस पी माइनस हम एक्स एन कर रहे हैं, वो सेम ही तो हो गया एक्स एन माइनस एक्स एम की तरह, कि हम के से कोई दो बड़ी वैल्यूज़ ले रहे हैं एन और एन प्लस पी की, और उन दोनों टर्म्स का जब हम डिफरेंस कर रहे हैं तो वो जो है वो एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है। तो ये दोनों जो यहाँ पर जो लिखने के तरीके हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, बट इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। तो हम क्वेश्चन में इसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से जो तरीका जो ईजी लगेगा ना किसी क्वेश्चन में, तो हम वहाँ पर उसी तरीके का हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने नोट्स भी लिखे हुए हैं, बट इन नोट्स को बताने से पहले मैं आपको इस डेफिनेशन का अच्छी तरह से मीनिंग बता देता हूँ एग्जांपल देके, और कुछ आपको एग्जांपल करवाता हूँ जिनमें हमने प्रूफ करना है कि वो कोशी सीक्वेंस है या नहीं है, और उसके बाद मैं फिर आपको ये नोट्स बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पर जो सीक्वेंस है मेरे पास वो 1/n है, और हमको पता है ये जो सीक्वेंस है ये क्या होता है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड ऐसी सो ऑन, ये चलता रहता है। तो यहाँ पर जो an है वो मेरे पास 1/n है। अब मैंने इसको प्रूफ करना है कि ये कोशी सीक्वेंस है या नहीं है। तो इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको कोशी सीक्वेंस का मतलब ही समझा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको कोशी सीक्वेंस का मतलब समझा रहा हूँ। तो जैसे मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस कैसे होता है, A1, A2, A3, ये सीक्वेंस की टर्म्स को डिनोट कर रहा है, A4, ऐसे सो ऑन, यहाँ पर ए के भी आएगी, सो ऑन, यहाँ पर एम भी आएगी और एन भी आएगी। पहले मैं एम कर लेता हूँ, सो ऑन ए एन भी आएगी। ये जो है ये कोई भी एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में इन्फानाइट टर्म्स आती हैं, हमको पता है। तो ये मेरे पास सीक्वेंस है कोई भी। तो अब मेरे कहने का मतलब ये था कोशी सीक्वेंस से कि मेरे पास किसी एक पर्टिकुलर टर्म से, मतलब सीक्वेंस के बीच की मैं कोई एक टर्म लूँगा, और उसके बाद की मैं अगर कोई भी दो टर्म्स लेता हूँ और उनके बीच का जो डिफरेंस लेता हूँ तो वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं के साथ डेफिनेशन में डिनोट कर रहा था, तो ये जो के टर्म है, इस के टर्म के बाद की मैं यहाँ से सीक्वेंस की कोई भी टर्म लेता हूँ, कोई भी दो टर्म्स लेता हूँ, यहाँ पर ए एम आ रहा है और ए एम और ए के बीच में भी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, और ए एम और ए एन के बीच में भी इन्फानाइट टर्म्स आएंगी। तो इन सभी टर्म में से मैं अगर कोई भी दो टर्म्स लेता हूँ और उनके बीच का जब डिफरेंस लेता हूँ तो वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने ए के जो है ये जनरली मैंने ऐसे ही चूज़ किया हुआ है, और ये जो के होता है ना ये एप्सिलॉन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा या यही वाला एग्जांपल कराऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो के है ये एप्सिलॉन की वैल्यू पर कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जनरली ए के लिया हुआ है, और इनके बाद की मैं कोई भी दो टर्म्स लेता हूँ तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा आएगा, क्योंकि जो कोशी सीक्वेंस होता है उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की जो सीक्वेंस की जो भी टर्म्स होती हैं ना वो सारी आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैं अगर यहाँ से और यहाँ के बीच की अगर मैं सीक्वेंस की टर्म्स की बात करूंगा तो इनके बीच में ही इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, मतलब वो जो टर्म्स होती हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुकी होती हैं, तो इसीलिए उनका जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा आता है और एप्सिलॉन से छोटा होता है। तो कोशी सीक्वेंस में आपको एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि जो सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी ना वो आपस में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुकी होंगी, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पर उनकी जो डेंसिटी है एलिमेंट्स की वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी, आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुके होंगे। सो आई होप अब आपको कोशी सीक्वेंस का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करवा के बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास an इजिकल टू 1/n दिया हुआ है और मैंने बताना है कि ये कोशी सीक्वेंस है या नहीं है। तो कोशी सीक्वेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमने करना क्या होता है कि an माइनस am करना होता है हमने, ठीक है, an माइनस am करना होता है और हमने वो बताना होता है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है या नहीं है फॉर ऑल n कॉमा m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू के, ठीक है, हमने इसको ऐसा प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर ए एन माइनस ए एम हम करेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए एन मेरे पास 1/n है और ए एम मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली एन की जगह मैं एम को पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1/m। अब जब हमारे पास ऐसा आ जाता है तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि हमने इस मोड को हटाना होता है, और ये जो मोड होता है ये हमको हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास जो बीच की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होकर हमारे पास बाहर में आए। तो अभी मैं इस मोड को हटाऊंगा तो मैं इस बात का ध्यान जरूर रखूंगा कि ये जो बीच की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव रहे। तो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैं एज्यूम करता हूँ कि जो n है वो ग्रेटर देन m है, और यही मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हम जनरली जो n है उसको हम ग्रेटर देन m है ऐसा हम इसको चूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पर 1/n और 1/m है, तो यानी कि यहाँ पर मैं जब इनका रेसिप्रोकल करूँगा तो ये आ जाएगा 1/n, और रेसिप्रोकल करते टाइम ये जो इनक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/n इज लेस देन 1/m, मतलब यहाँ पर 1/m जो है वो 1/n से बड़ा है। यानी कि जब मैं मोड को हटाऊंगा तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिखूंगा, 1/m माइनस 1/n, क्योंकि बड़ी टर्म में से मैं छोटी टर्म माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो मैंने यहाँ पर मोड को हटा दिया है, और आप ये वाली जो चीज़ है आप इसको ज़रूर लिखना क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी ये तो मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम की वैल्यू थी ना, और यहाँ पर हम 1/m माइनस 1/n कर रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब हम 1/m में कुछ माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो तो 1/m से छोटी ही आएगी ना, ठीक है, ये जो आएगी मेरे पास टर्म ये 1/m से छोटी आएगी। जैसे मैं यहाँ पर अगर 5 - 2 करता हूँ तो मेरे पास आंसर 3 आता है, और जो 3 होता है वो तो 5 से छोटा ही होता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो 1/m माइनस 1/n करूँगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 1/m से छोटी होगी। तो इसका मतलब है मेरे पास की जो मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम है वो लेस देन 1/m भी है, और मैंने जनरली बताना क्या था यहाँ पे कि जो ए एन माइनस ए एम है वो लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ सबसे पहले तो आप इसको ऐसे ही चूज़ कर लो कि लेट एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पर हाउ एवर स्मॉल हो सकता है, हाउ एवर स्मॉल, देन यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा कि मैं चूज़ कर रहा हूँ कि जो 1/m है 1/m है वो लेस देन एप्सिलॉन है, मैं 1/m को ही लेस देन एप्सिलॉन कर रहा हूँ, जिससे कि जो ए एन माइनस ए एम है वो भी लेस देन एप्सिलॉन बन जाएगा, ठीक है। देन मेरे पास क्या मिल जाएगा कि जो मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम है वो भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब मैंने मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन तो बता दिया है, बट मेरे पास साथ में एक और कंडीशन होती है कि जो एन कोमा एम होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू के होना चाहिए, मतलब मैंने उस के की वैल्यू को भी फाइंड करना है कि उस के की पर्टिकुलर वैल्यू के बाद की जो भी मैं सीक्वेंस की टर्म्स ले रहा हूँ वो उन सब का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है, मतलब मैं उस के की वैल्यू को भी फाइंड करूंगा। तो वो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जैसे यहाँ पर 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन था ना, तो यानी कि मैंने अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा m, और ये साइन फिर से चेंज हो जाएगा, इनक्वालिटी का जो है ये बन जाएगा 1/एप्सिलॉन, देन मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो के की वैल्यू की मैं जिसकी बात कर रहा था वो के की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई मेरे पास के की वैल्यू। तो मेरे पास जो मैंने प्रूफ करना था वो लगभग प्रूफ हो ही चुका है। मैंने प्रूफ एक्चुअल में करना क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर डेफिनेशन ही लिख के बता रहा हूँ फिर से, वो कि जो मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन कोमा एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू के।
अब मैंने चूज़ किया हुआ है कि जो k है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है जस्ट ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन जो k है वो मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है वो कंसिडर कर लिया है। तो मेरे पास ये जो m है वो k से बड़ा हो जाएगा, m जो है वो k से बड़ा हो जाएगा, और जो n था वो तो m से भी बड़ा था, यानी कि जो n और m है वो दोनों k से बड़े हो जाएंगे। तो सिंपली जो मैंने डेफिनेशन थी वो उसको मैंने प्रूफ यहाँ पे कर दिया है। तो यानी कि जो 1/n है वो कॉची सीक्वेंस है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने an माइनस am किया, और यहाँ पर मैंने इसको 1/n माइनस 1/m लिख दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर मोड को हटाना है। तो मोड को हटाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर जो निकाल के बाहर लिखना है उसको आपने पॉजिटिव टर्म के तौर पर ही आपने रखना है। जैसे यहाँ पर 1/m जो था वो बड़ा था ना 1/n से, तो माइनस करने पर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मैंने मोड को इस तरह से हटाया था। तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है। और दिस इज लेस देन 1/m हो गया था। अब मैं इसी को ही लेस देन एप्सिलॉन चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू जो थी वो 1/m से बड़ी आ रही थी। तो अब मैंने पॉजिटिव इंटीजर k फाइंड करना था, तो मैंने k को कुछ इस तरह से फाइंड किया कि जो m की वैल्यू है वो बड़ी आएगी 1/एप्सिलॉन से, और जो k होगा वो 1/एप्सिलॉन से जस्ट ग्रेटर देन जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वही होगा। तो मैंने इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूफ किया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही प्रूफ करोगे, और आप चाहो तो इसमें कुछ और भी लाइंस जो वो ऐड कर सकते हो, और आप इसको थोड़ा इजीली सिंप्लीफाई करके इसको और ज़्यादा लिख सकते हो। सो फाइनली जो 1/n है वो मेरे पास कॉची सीक्वेंस बन चुका है। और जनरली अगर आपको 1/n के बारे में पता होगा, मतलब मैं आपको ये क्लस्टर पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करवाया था, वहाँ से मैं इसी का ही एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ। मतलब 1/n का एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, और सीक्वेंसेज में मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था। तो जो 1/n होता है इसमें मेरे पास जनरली कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड ऐसी सोन, ये इन्फानाइट जो टर्म्स है वो आती हैं। तो अभी आपको यहीं से ही पता चल चुका होगा कि ये जो है कॉची सीक्वेंस है। मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में ही बताया था, जब मैंने आपको कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि कॉची सीक्वेंस में आपके पास जो सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी वो आपको ऐसे मिलेगी कि वो आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुकी होंगी, ताकि जो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। और हमको पता है कि ये जो है ये लगभग जो है वो जीरो को अप्रोच करते हैं, मतलब जो जीरो के बिल्कुल क्लोज में जाके पहुंच जाती हैं ये। तो जैसे मैं आपको, अगर मैं इसको लाइन पे ड्रॉ करके बताऊं आपको, तो वैसे ये डिक्रीज़ कर रही है, तो मैं 1 को इस साइड ले रहा हूँ 1, और यहाँ पर ये 0 है। तो इन दोनों के बीच में पहले 1/2 आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट 1/3 कहीं यहाँ पर आ जाएगी, 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, 1/5 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर और भी जो बहुत ज़्यादा नंबर हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब जो इसके बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। और जैसे जैसे ये 0 के बिल्कुल क्लोज में पहुँचते जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो यहाँ पर इन्फानाइट टर्म्स बन जाएंगी। तो मतलब आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये सीक्वेंस की टर्म्स की जो डेंसिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है, मतलब वो आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आएगा। तो वो एक्चुअल में कॉची सीक्वेंस तो बन ही चुका है। तो आप यहीं से भी इसका डायरेक्ट पता लगा सकते थे। तो आई होप अब आपको इस एग्जाम्पल के बाद कॉची सीक्वेंस का अच्छी तरह से पता चल चुका होगा। सो आई होप अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। और अब मैंने यहाँ पर जो नोट्स लिखे हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट नोट है मेरे पास, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। हर एक कॉची सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड होता है। जैसे मैंने अभी 1/n का एग्जांपल बताया आपको, और मैंने वो बोला कि वो कॉची सीक्वेंस है, और हमको पता है कि जो 1/n है वो बाउंडेड भी है। वो 1 और 0 के बीच में ही उस सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो सभी की सभी 1 और 0 के बीच में ही आती हैं। तो इसलिए वो बाउंडेड भी हो गया था ना। तो इसलिए हर एक कॉची सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड ही होता है। सेकेंड है मेरे पास, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। हर एक सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है वो कॉची सीक्वेंस बोला जाएगा। और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑस्किलेटरी सीक्वेंस क्या होते हैं ये सब कुछ मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। अब थर्ड है मेरे पास, और ये जो थर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एवरी कॉची सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, मतलब हर एक कॉची सीक्वेंस जो है वो हमेशा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, पहले मैंने सेकंड में आपको बताया कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो कॉची सीक्वेंस होता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। और थर्ड में मैंने आपको बताया कि जो एवरी कॉची सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता है, मतलब हर एक कॉची सीक्वेंस जो है वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। ये जो नोट्स हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में या तो आपको ये डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए पूछे जा सकते हैं, या इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ये जो सेकंड और थर्ड नंबर वाले हैं ये दोनों जो है वो एग्जाम में कई बार प्रूफ करने के लिए पूछे जा चुके हैं। और हो सके तो यहाँ पर जो मैंने आपको सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपको यहाँ पर जो बताई है, आप इसके प्रूफ को अच्छी तरह से एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछे जाएँ।
और एक्चुअल में जो इनके प्रूफ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। जैसे ये थर्ड वाला जो है यहाँ पर एवरी कोशी सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट है, ये आपने प्रूफ करना है। और इस प्रूफ में मैंने जो आपको बोल्ज़नो-वायरस-स्ट्रास थ्योरम जो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाई थी उसका यूज़ इसमें होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस की अगर कोई सब सीक्वेंस है, किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस है तो वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, आप इसी का ही यूज़ यहाँ पर इसको प्रूफ करते टाइम करोगे और ये एक्चुअल में ईजी है। सो आई होप आप इसको ईजिली कर लोगे। तो इसी के साथ मैं सीक्वेंसी चैप्टर को फिनिश करता हूँ और हो सकता है कि मैं इस सीक्वेंसी चैप्टर में मैंने जो भी आपको करवाया है मैं उसकी वन शॉट में एक वीडियो ले आऊँ। उसमें मैं आपको प्रूफ वगैरह तो नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आपको वो पहले ही करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसमें आपको मेन जो चीज़ें जो मैंने आपको करवाई हैं उनको फिर से मैं एक बार वन शॉट में बता दूंगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर लेक्चर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।